रामदीन ने हाथ जोड़ लिए। साहब, कसम से धंधा मंदा है, बच्चों की फीस भी नहीं भर पाया हूं। अगले हफ्ते पक्का दे दूंगा। अगले हफ्ते भूपेंद्र हंसा। हंसी ऐसी थी कि किसी को भी डर लग जाए। तेरा अगला हफ्ता कभी आता भी है? मुझे अभी चाहिए 5,000, अभी के अभी। रामदीन गिड़गिड़ाया। साहब, 5,000 तो पूरे गल्ले में नहीं होंगे। भूपेंद्र का चेहरा लाल हो गया। गर्मी और गुस्सा दोनों ने मिलकर उसका दिमाग खराब कर दिया था। नहीं है तो ये क्या है? भूपेंद्र की नजर उस क्यूआर कोड के स्कैनर पर पड़ी जो काउंटर पर रखा था। ये डिजिटल खेलता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है तू। हम उसने आप देखा ना ताव डंडा उठाया और जोर से कांच के जार पर मारा। बिस्कुट का जार टूटकर बिखर गया। रामदीन चीख पड़ा, साहब मत करो, गरीब आदमी हूं। लेकिन भूपेंद्र रुका नहीं। उसने काउंटर पर रखा क्यूआर कोड स्टैंड उठाया और जमीन पर पटक दिया। प्लास्टिक के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर उसने गल्ले में हाथ डाला और जितने नोट हाथ में आए निकाल लिए। ये रख रहा हूं जब्ती में, और कल अथाने आज जाना नहीं तो दुकान सील कर दूंगा। भूपेंद्र ने नोट अपनी जेब में ठूंस ली। रामदीन उसके पैरों में गिर पड़ा। साहब, ये तो ग्राहक के पैसे हैं, साहब मत ले जाओ। भूपेंद्र ने बिना किसी दया के रामदीन को एक लात मारी। हट साले, नौटंकी करता है। ये हद थी। अब तक चुपचाप खड़ी अदिति के अंदर का सब्र टूट चुका था। अदिति आगे बढ़ी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। इंस्पेक्टर, उसकी आवाज ऊंची और साफ थी। भूपेंद्र, जो पलटने ही वाला था, रुका। उसने धीरे से चश्मा नाक पर नीचे किया और अदिति को ऊपर से नीचे तक देखा। एक साधारण सी लड़की जीन्स कुर्ती में, उसे लगा कोई कॉलेज की स्टूडेंट होगी। क्या है? भूपेंद्र ने लापरवाही से पूछा। ये क्या बदतमीजी है? अदिति ने रामदीन को उठाने में मदद की और फिर भूपेंद्र की आंखों में आंखें डालकर कहा, आप एक बुजुर्ग आदमी को लात कैसे मार सकते हैं? और बिना किसी रसीद या चालान के आप गल्ले से पैसे कैसे निकाल सकते हैं? ये डकैती है। बाजार में सन्नाटा छा गया। वहां खड़े लोग अपनी सांसें रोककर ये तमाशा देख रहे थे। किसी ने आज तक इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह से ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की थी। भूपेंद्र पहले तो चौंक गया, फिर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे अदिति के करीब आया। डकैती? अरे ओ मैडम, कानून की किताब घर पर पढ़नी चाहिए। सड़क पर पुलिस वाले को कानून नहीं सिखाते। उसने अपने सिपाहियों की तरफ देखा और हंसा। देखो भाई, आजकल की लड़कियां भी क्या क्या बोलती है। रील्स देख देख कर सबको लगता है कि वो क्रांति ले आएंगी। सिपाही भी खीखी करके हंसने लगे। अदिति ने अपनी आवाज सख्त की। मजाक मत उड़ाइए। जो पैसे आपने जेब में रखे हैं वो वापस गल्ले में डालिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। भूपेंद्र का हंसता हुआ चेहरा अचानक पत्थर जैसा सख्त हो गया। वरना क्या? क्या कर लेगी तू? वीडियो बनाएगी? वायरल करेगी? अदिति ने अपना फोन उठाया। ट्रांजैक्शन फेल हो चुका था, लेकिन अब उसे सबूत चाहिए था। उसने कैमरा ऑन किया। हां, बिल्कुल वीडियो बनाऊंगी, ताकि दुनिया देखे कि खाक की वर्दी के पीछे गुंडे कैसे छिपे होते हैं। जैसे ही भूपेंद्र ने कैमरा देखा, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तेरी तो उसने झपट कर अदिति के हाथ पर मारा। अदिति का महंगा स्मार्टफोन सड़क के पक्के डामर पर गिरा। स्क्रीन के परचे उड़ गए। लो, बन गया वीडियो। भूपेंद्र ने दांत पीसते हुए कहा, अब क्या करेगी? अदिति ने अपने टूटे हुए फोन को देखा। फिर भूपेंद्र को उसकी मुट्ठियां भी गई। आपने एक सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है और एक नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन किया है। आपको सस्पेंड करवाने के लिए इतना काफी है। सस्पेंड? भूपेंद्र ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तू मुझे सस्पेंड कराएगी? 2 कौड़ी की लड़की मुझे धमकी देती है। उसने अपना हाथ उठाया। एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरे बाजार में सुनाई दी। अदिति का चेहरा एक तरफ घूम गया। भीड़ में से किसी के मुंह से है भगवान निकला, लेकिन कोई आगे नहीं आया। रामदीन थरथर कांप रहा था।
अदिति ने धीरे से अपना गाल छुआ। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वहां सिर्फ आग थी, एक ऐसी ठंडी आग जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती थी। उसने वापस मुड़कर भूपेंद्र को देखा। अदिति ने बहुत ही धीमी और शांत आवाज में कहा, यह थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। भूपेंद्र सिंहा, बहुत महंगा। भूपेंद्र को यह शांति बर्दाश्त नहीं हुई। उसे लगा कि लड़की डरी नहीं बल्कि उसे चुनौती दे रही है। महंगा तो तुझे पड़ेगा सरकारी काम में बाधा डालना, पुलिस वाले पर हमला करने की कोशिश। बहुत धाराएं हैं मेरे पास। उसने सिपाहियों को इशारा किया। पकड़ो इसको, डालो जीप में, आज इसको थाने में कानून सिखाते हैं। 2 सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने अदिति का हाथ पकड़ा। हाथ मत लगाना, अदिति ने झटक दिया। मैं खुद चलूंगी। वो खुद चलकर जीप के पास गई और अंदर बैठ गई। भूपेंद्र अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ अगली सीट पर बैठा। चलो थाने, आज इसका नशा उतारते हैं। जीप धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई। पीछे रह गया टूटा हुआ फोन, बिखरा हुआ दुकान का सामान और डरा हुआ रामदीन। कोतवाली थाने का माहौल वैसा ही था जैसा अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है, या शायद उससे भी बदतर। दीवारों पर पान की पी के निशान, फाइलों का ढेर जिन पर धूल जमी थी, और एक अजीब सी उमस भरी बदबू। भूपेंद्र सिंह अकड़ते हुए थाने में घुसा। उसने अपनी टोपी उतारकर टेबल पर फेंकी और कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। ऊपर ऐसी चल रहा था। पानी लाओ बे, वो चिल्लाया। पीछे पीछे सिपाही अदिति को लेकर आए। एक सिपाही ने पूछा, साहब इसको कहां डालना है? लेडीज लॉकअप में। भूपेंद्र ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लेडीज लॉकअप में तो ये आराम से सो जाएगी। इसे रूम नंबर 3 में ले जाओ। स्पेशल ट्रीटमेंट वाला कमरा सिपाही समझ गए। रूम नंबर 3 वो जगह थी जहां कैमरे नहीं लगे थे, जहां सिर्फ चीखें गूंजती थी। आदित्य को उस कमरे में धकेल दिया गया। वहां एक टूटी हुई कुर्सी और एक टेबल के अलावा कुछ नहीं था। खिड़की भी इतनी ऊंची थी कि बाहर का आसमान भी मुश्किल से दिखता था। दरवाजा बंद हो गया। कुंडी की आवाज आई। अदिति ने गहरी सांस ली। उसका गाल अभी भी जल रहा था, लेकिन उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चल रहा था। अभी दोपहर के 2 बजे हैं। मुझे शांत रहना होगा। मुझे देखना है कि ये किस हद तक जा सकता है। उसने कमरे का मुआयना किया। दीवार पर किसी ने खुरच कर लिखा था, भगवान बचाए इस जगह से। तभी दरवाजा थोड़ा सा खुला। एक युवा सिपाही अंदर आया। वर्दी थोड़ी ढीली थी, चेहरा मासूम सा। उसके हाथ में प्लास्टिक का गिलास था। मैडम पानी, उसने धीरे से कहा। अदिति ने उसे देखा। उसकी आंखों में बांकियों जैसा क्रूरता नहीं थी। शुक्रिया। अदिति ने पानी लिया और एक घूंट में पी गई। गला सूख रहा था। मेरा नाम विजय है, सिपाही ने इधर उधर देखते हुए कहा। मैडम, आपने भूपेंद्र साहब से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। वो बहुत ही अलग टाइप के आदमी हैं। आप उनसे माफी मांग लो, मैं बात करूंगा। अदिति कुर्सी पर बैठ गई। उसने विजय को ध्यान से देखा। विजय, क्या तुम भी बाकी सबकी तरह हो? विजय ने सिर झुका लिया। नहीं मैडम, मैं तो बस नौकरी कर रहा हूं। घर में बूढ़ी मां है, बहन की शादी है, क्या करूं? सिस्टम ही ऐसा है, अदिति ने कहा। सिस्टम लोग बनाते हैं विजय, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं एक निर्दोष नागरिक हूं जिसे तुम्हारे साहब ने सड़क पर मारा है। माफी उन्हें मांगनी चाहिए। विजय हैरान था। उसने आज तक किसी लड़की को थाने में इतनी निडरता से बात करते नहीं देखा था। विजय ने पूछा, आपका नाम क्या है? मैडम, रजिस्टर में एंट्री करनी है। अदिति एक पल के लिए रुकी। अगर वो अभी बता देती कि वो डीएम है तो खेल खत्म हो जाता, लेकिन वो चाहती थी कि भूपेंद्र का पाप का घड़ा पूरा भर जाए। मेरा नाम अंजलि है, उसने झूठ बोला। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूं। टीचर विजय को और बुरा लगा। ठीक है अंजलि मैडम, मैं देखता हूं क्या हो सकता है, लेकिन प्लीज जब साहब आए तो बहस मत करना।
विजय बाहर चला गया, लेकिन उसके मन में खलबली मची थी। उस लड़की की आंखों में जो आत्मविश्वास था, वो किसी आम टीचर का नहीं हो सकता था। उसे लगा कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। विजय अपनी डेस्क पर गया। उसने चुपके से अपना फोन निकाला। उसने सोचा, अगर ये लड़की सच में निर्दोष है तो मुझे कुछ करना होगा। उसने अपने बैचमेट को मैसेज नहीं किया, सीधे एसएसपी साहब के पर्सनल नंबर पर एक व्हाट्सएप किया। उसे ये नंबर एक बार ड्यूटी के दौरान मिला था। जय हिंद सर, सिटी कोतवाली में इंस्पेक्टर भूपेंद्र ने एक महिला को अवैध तरीके से उठाया है। मामला बहुत गंभीर लग रहा है। प्लीज हेल्प कांस्टेबल विजय। मैसेज भेजकर उसने तुरंत चैट डिलीट कर दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। करीब आधे घंटे बाद भूपेंद्र ने भरपेट लंच कर लिया था। अब उसे थोड़ी मस्ती सूझ रही थी। वो डकार लेता हुआ रूम नंबर 3 की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसने विजय को देखा, जो थोड़ा नर्वस लग रहा था। क्यों बे विजय, पसीना क्यों आ रहा है? ऐसी तो चल रहा है। कुछ नहीं सर, बस गर्मी है, विजय हकलाया। भूपेंद्र की छठी इंद्री सिक्स्थ सेंस जागी। उसने विजय का हाथ पकड़ा और उसकी जेब से फोन निकाल लिया। देखूं तो कहीं तू अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग तो नहीं कर रहा? विजय के चेहरे का रंग उड़ गया। हालांकि उसने चैट डिलीट कर दी थी, लेकिन अगर भूपेंद्र ने कॉल लॉग या कुछ और चेक किया तो भूपेंद्र ने फोन चेक किया। कुछ नहीं मिला। उसने फोन वापस विजय की छाती पर मारा। काम पर ध्यान दे, ज्यादा जासूस मत बन। भूपेंद्र रूम नंबर 3 में घुसा। अदिति कुर्सी पर बैठी थी, बिल्कुल शांत। हां भाई मिस अंजलि। भूपेंद्र ने अपनी बेल्ट ढीली की और टेबल के किनारे पर बैठ गया। सुना है तुम टीचर हो, बच्चों को क्या सिखाती हो? पुलिस से लड़ना। अदिति ने उसकी तरफ देखा। मैं बच्चों को सिखाती हूं कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सबसे बड़ा धर्म है। भूपेंद्र जोर से हंसा। वाह क्या डायलॉग है। लेकिन मैडम, ये क्लासरूम नहीं है, यहां अन्याय ही न्याय है। वो उठा और अदिति के करीब आया। उसके मुंह से प्याज और शराब की हल्की बदबू आ रही थी। देख, मेरे पास तेरे लिए 2 रास्ते हैं। पहला, चुपचाप कबूल कर ले कि तू उस दुकानदार के साथ मिलकर ब्लैक मनी का धंधा करती है। हम तुझे कोर्ट में पेश करेंगे, जमानत हो जाएगी। और दूसरा, अदिति ने पूछा। दूसरा, भूपेंद्र ने दीवार पर टंगे एक मोटे चमड़े के पट्टे बेल्ट की तरफ इशारा किया। दूसरा रास्ता थोड़ा दर्दनाक है। हम तुझे इतना तोड़ेंगे कि तू अपने आप वो सब बोलेगी जो हम सुनना चाहते हैं। अदिति खड़ी हो गई। उसकी लंबाई भूपेंद्र से कम थी, लेकिन उसका ओरा उससे कहीं बड़ा था। इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह, मेरी एक सलाह मानोगे क्या? अपनी वर्दी उतार कर रख दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास इसे पहनने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। भूपेंद्र का ईगो अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। तेरी जुबान बहुत चलती है साली। उसने अपना हाथ उठाया, इस बार थप्पड़ मारने के लिए नहीं, बल्कि मुक्का मारने के लिए। लेकिन इस बार अदिति तैयार थी। जैसे ही भूपेंद्र का हाथ आगे आया, अदिति ने बिजली की फुर्ती से उसका हाथ कलाई से पकड़ा, उसे मुड़ा और अपने पैर से उसकी टांगों पर वार किया। ये एक क्लासिक जूडो मूव था। धड़ाम भारी भरकम भूपेंद्र सिंह औंधे मुंह जमीन पर गिरा। उसकी चीख निकल गई। आम मेरी कमर। दरवाजे पर खड़े 2 सिपाही ये देखकर सन रह गए। एक लड़की ने इंस्पेक्टर को पटक दिया। वे अंदर दौड़े। पकड़ो इसे, मार डालो साली को। भूपेंद्र जमीन पर पड़ा पड़ा चिल्लाया। सिपाही डंडे लेकर आगे बढ़े। अदिति पीछे हटी। उसने कुर्सी उठाई और ढाल की तरह सामने कर ली। खबरदार, अगर कोई आगे आया, मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की भी नौकरी जाए। नौकरी तो क्या, अब तेरी जान जाएगी। एक सिपाही ने डंडा चलाया। अदिति ने कुर्सी से डंडा रोका। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया था। एक अकेली लड़की और 3 पुलिस वाले। तभी थाने के बाहर टायरों की चीखने की आवाज आई। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 गाड़ियां। और फिर वही आवाज जो हर पुलिस वाले को सावधान कर देती है। सायरन। दरवाजे पर भारी जूतों की आवाज गूंजी। रुको,
एक गड़गड़ाहट भरी आवाज ने पूरे थाने को हिला दिया। सिपाही जो आदित्य को मारने वाले थे बुत बनकर रुक गए। भूपेंद्र जो मुश्किल से खड़ा हो रहा था, उसने दरवाजे की तरफ देखा। वहां एसएसपी राजीव खन्ना खड़े थे, पूरी यूनिफॉर्म में, हाथ में डंडा, सिर पर टोपी और आंखों में गुस्सा। उनके पीछे कमांडो की पूरी टीम थी, जिनके हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थी। सरसर भूपेंद्र का गला सूख गया। दर्द भूलकर वो सीधा खड़ा होने की कोशिश करने लगा। सर, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए, इस लड़की ने मुझ पर हमला किया। ये नक्सली है सर, पक्का कोई आतंकवादी है। एसएसपी राजीव खन्ना ने भूपेंद्र की बात अनसुनी कर दी। उनकी नजरें सीधे अदिति पर टिकी थी, जो बाल बिखरे, पसीने में लथपथ लेकिन सिर ऊंचा किए खड़ी थी। राजीव खन्ना तेज कदमों से आगे बढ़े। सिपाहियों को लगा कि अब एसएसपी साहब इस लड़की को थप्पड़ मारेंगे। भूपेंद्र के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई, लेकिन जो हुआ उसने सबको पत्थर का बना दिया। राजीव खन्ना अदिति के ठीक सामने रुके। उन्होंने अपनी आइडिया मिलाई, खट और एक परफेक्ट सम्मानजनक सैल्यूट मारा। जय हिंद मैम। राजीव की आवाज में घबराहट और सम्मान दोनों था। आई एम वेरी सॉरी मैम, हमें पहुंचने में देर हो गई। पूरे थाने में पिन ड्रॉप साइलेंस था। इतना सन्नाटा कि अगर सुई भी गिरती तो बम जैसी लगती। भूपेंद्र का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें बाहर निकलने को हो रही थी। मैम, वो बुदबुदाया। अदिति ने गहरी सांस ली। उसने अपनी जेब से अपना टूटा हुआ फोन निकाला और उसके कवर के पीछे रखा। अपना आईडी कार्ड निकालकर टेबल पर फेंक दिया। कार्ड पर लिखा था, अदिति वर्मा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। भूपेंद्र ने कार्ड देखा, फिर अदिति को देखा, फिर कार्ड देखा। उसके पैरों के नीचे से जमीन ही नहीं, पाताल लोक भी खिसक गया। जिसे उसने थप्पड़ मारा, जिसके बाल खींचे, जिसे गालियां दी, वो इस जिले की कलेक्टर थी। डीएम मतलब पुलिस कप्तान, एसएच की भी बॉस। सर, सरकार। भूपेंद्र के मुंह से सिर्फ हवा निकली। उसके घुटने अपने आप मुड़ गए और वो जमीन पर बैठ गया। अदिति ने अपने बाल ठीक किए। अब उसकी आवाज में वो अथॉरिटी थी जो पूरे जिले को चलाती थी। मिस्टर खन्ना, आदित्य ने एसएसपी से कहा, यस मैम, क्या आपकी की पुलिस ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि एक महिला को, चाहे वो कोई भी हो, बिना महिला पुलिस के गिरफ्तार किया जाए, उसे गालियां दी जाए, उसे पीटा जाए? नो मैम, बिल्कुल नहीं। एसएसपी का सिर शर्म से झुक गया। अदिति भूपेंद्र की तरफ मुड़ी, जो अब कांप रहा था, सचमुच कांप रहा था। इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह, अदिति ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, तुम पूछ रहे थे ना कि मैं कौन हूं। मैं वो सिस्टम हूं जिसे तुम जैसे लोगों ने खोखला कर रखा है। मैम, मुझे पता नहीं था। मैम, गलती हो गई। मैं तो बस। भूपेंद्र गिड़गिड़ाने लगा। उसने हाथ जोड़ लिए। उसकी हेकड़ी, उसका अहंकार सब एसी की हवा में उड़ गया। पता नहीं था, अदिति चिल्लाई। अगर मैं डीएम ना होती, एक आम औरत होती, अंजलि होती, तो क्या तुम्हारा व्यवहार जायज था? क्या एक सब्जी वाले को, एक रिक्शे वाले को पीटना तुम्हारा अधिकार है? अदिति ने एसएसपी की तरफ देखा। सस्पेंड हिम राइट नाउ और इसे गिरफ्तार करो। एफआईआर मैं खुद लिखवाऊंगी, धाराएं मैं बताऊंगी। मारपीट, अवैध हिरासत, भ्रष्टाचार, सरकारी संपत्ति को नुकसान और महिला के साथ दुर्व्यवहार। एसएसपी ने तुरंत इशारा किया। जिन सिपाहियों ने अभी आदित्य को डंडे से डराया था, उन्होंने ही भूपेंद्र को पकड़ लिया। हथकड़ी लगाओ इसे, एसएसपी ने आदेश दिया। लोहे की हथकड़ी भूपेंद्र के हाथों में पड़ी। वही हाथ जिनसे उसने थोड़ी देर पहले रामदीन का गला लूटा था और अदिति का फोन तोड़ा था। विजय, अदिति ने आवाज दी। कोने में खड़ा कांस्टेबल विजय, जो ये सब चमत्कार की तरह देख रहा था, आगे आया। जी जी मैम, थैंक यू। अदिति मुस्कुराई। तुमने जो मैसेज किया, उसी वजह से एसएसपी साहब सही समय पर ट्रैक कर पाए। तुम जैसे ईमानदार लोग ही खाकी की इज्जत बचाए हुए हैं। विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने गर्व से सैल्यूट किया।
एसएसपी राजीव खन्ना ने एक कुर्सी आगे बढ़ाई। मैम प्लीज आप बैठिए, मैं पानी मंगवाता हूं। अदिति ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। नहीं राजीव, अभी नहीं, पहले प्रक्रिया पूरी होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आम आदमी के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन होती नहीं है। अदिति धीरे धीरे चलकर उस डेस्क के पास गई जहां मुशी खेत कांस्टेबल बैठा हुआ था। मुशी जी, अदिति ने मेज पर उंगली रखते हुए कहा, एफआईआर रजिस्टर निकालिए। जी मैम। अभी मैम, मुंशी ने हड़बड़ाते हुए दराज खींचा। उसमें से एक भारी भरकम रजिस्टर निकाला और मेज पर फैला दिया। अदिति ने चारों तरफ देखा। सारे सिपाही सिर झुकाए खड़े थे। भूपेंद्र कोने में खड़ा था। उसके दोनों हाथों में हथकड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था और पसीने की बूंदें उसकी नाक से टपक कर जमीन पर गिर रही थी। लिखिए, अदिति ने मुंशी से कहा। शिकायतकर्ता अदिति वर्मा, आरोपी भूपेंद्र सिंह और अन्य स्टाफ। मुंशी का पेन कागज पर दौड़ने लगा। समय दोपहर 2:03 स्थान सराफा बाजार। अदिति बोलती गई और मुंशी लिखता गया। धाराएं मैं बाद में जुड़वाऊंगी। पहले विवरण लिखिए। आरोपी ने एक बुजुर्ग दुकानदार को बिना वारंट पीटा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। जब एक नागरिक ने विरोध किया तो उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया, थाने में लाकर उसके साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी, एक महिला की अस्मिता पर प्रहार किया, ऑन ड्यूटी एक अधिकारी पर हमला किया। पूरा थाना सांस रोके सुन रहा था। राजीव आदित्य ने एसएसपी की तरफ मुड़कर कहा, जी मैम, इस आदमी की वर्दी अभी उतरवाएं इसी वक्त। कानून का रखवाला होने का अधिकार इसने उसी वक्त खो दिया था जब इसने उस बुजुर्ग के पेट में लात मारी थी। और हां, इसका बेल्ट, टोपी और बैच सब जमा कर लीजिए। ये अब एक पुलिस वाला नहीं, एक विचाराधीन कैदी है। एसएसपी ने 2 हवलदारों को इशारा किया, ले जाओ, इसे वर्दी उतारो और हवालात में डालो, और खबरदार इसे वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। वही दाल रोटी मिलेगी जो बाकी कैदियों को मिलती है। जैसे ही सिपाहियों ने भूपेंद्र को पकड़ा, वो फूट फूट कर रोने लगा। मैडम साहिबा, माफ कर दो, मेरे बच्चे हैं, मेरी पेंशन रुक जाएगी। मैं तो गुस्से में अंधा हो गया था। मुझे नहीं पता था आप डीएम हैं। अगर पता होता तो मैं अपनी जान दे देता, पर आपको हाथ नहीं लगाता। भूपेंद्र गिड़गिड़ा रहा था। अदिति उसके पास गई, बहुत करीब। अदिति ने शांत स्वर में कहा, यही तो दिक्कत है भूपेंद्र। अगर तुम्हें पता होता कि मैं डीएम हूं तो तुम मेरे पैर धोकर पीते, लेकिन क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं एक आम लड़की हूं, अंजलि हूं, तो तुमने मुझे जानवर समझा। तुम्हारी माफी मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी माफी उस सिस्टम को चाहिए जिसे तुमने गंदा किया है। ले जाओ इसे। भूपेंद्र को घसीटते हुए उसी रूम नंबर 3 की तरफ नहीं, बल्कि आम लॉकअप की तरफ ले जाया गया। भूपेंद्र के लॉकअप में जाने के बाद आदित्य एक कुर्सी पर बैठ गई। अचानक शरीर की सारी थकान एक साथ महसूस होने लगी। एसएसपी राजीव ने कहा, मैम डॉक्टर आ रहे हैं। सिविल सर्जन को फोन कर दिया है। नहीं राजीव, मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एड बॉक्स मंगा लीजिए। थोड़ी चोट है, ठीक हो जाएगी, अदिति ने कहा। फिर उसने विजय की तरफ देखा जो अभी भी दरवाजे के पास खड़ा था। विजय, एक अच्छी सी अदरक वाली चाय पिलाओगे? विजय का चेहरा खिल उठा। जी मैम, अभी लाया। नुक्कड़ वाले की चाय बहुत अच्छी है। वो दौड़कर बाहर गया। थाने के बाकी स्टाफ में खलबली मची थी कि अब किसका नंबर आएगा। सब एक दूसरे को देख रहे थे। अदिति ने एसएसपी राजीव को अपने पास वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। राजीव हिचकिचाते हुए बैठे। एक डीएम के सामने बैठना प्रोटोकॉल के खिलाफ तो नहीं था, लेकिन आज के हालात अलग थे। राजीव, तुम जिले के कप्तान हो, अदिति ने संजीदगी से कहा। तुम्हें सच में नहीं पता था कि तुम्हारी नाक के नीचे क्या चल रहा है? राजीव ने टोपी उतारकर मेज पर रखी। वो शर्मिंदा थे। मैम, झूठ नहीं बोलूंगा। खबरें आती थी कि भूपेंद्र थोड़ा सख्त है, वसूली की भी बातें उड़ती थी, लेकिन कभी कोई लिखित शिकायत नहीं आई।
लोग डरते थे, और भूपेंद्र का कलेक्शन मतलब उसकी रिकवरी बहुत अच्छी थी, तो हम भी थोड़ा इग्नोर कर देते थे। अदिति ने एक तीखी नजर उन पर डाली। रिकवरी? तुम हफ्ता वसूली को रिकवरी कहते हो? यही समस्या है। जब तक ऊपर वाले अधिकारी अपनी आंखें बंद रखेंगे, नीचे वाले जनता का खून चूसते रहेंगे। आज तो मैं थी तो बच गई। सोचो, अगर सच में कोई अंजलि होती तो शायद आज रात वो इस थाने से जिंदा बाहर ना जाती, या जाती तो उसकी आत्मा मर चुकी होती। राजीव की नजरें झुक गई। आई एम सॉरी मैम, मैं कसम खाता हूं, आज से पूरी सफाई अभियान चलाऊंगा। तभी विजय चाय लेकर आया। कुल्हड़ वाली चाय, साथ में पानी की बोतल भी थी। अदिति ने चाय का घूंघट भरा। गर्म चाय ने गले को राहत दी। विजय, अदिति ने पूछा, तुम कितने साल से हो यहां? जी मैम, 2 साल हो गए। विजय ने डरते डरते कहा, तुम्हें डर नहीं लगा जब तुमने मुझे पानी पिलाया? भूपेंद्र देख लेता तो तुम्हारी नौकरी खा जाता। विजय थोड़ा मुस्कुराया। मेरे बाबूजी कहते थे कि वर्दी का रंग खाकी इसलिए है क्योंकि ये मिट्टी का रंग है, और मिट्टी कभी अपने लोगों से गद्दारी नहीं करती। नौकरी जाती तो जाती, पर अगर आज मैं चुप रहता तो घर जाकर मां से नजर नहीं मिला पाता। अदिति की आंखों में चमक आ गई। उसने एसएसपी की तरफ देखा। राजीव, मुझे ऐसे पुलिस वाले चाहिए। विजय का नाम कमेंडेशन पुरस्कार के लिए भेजो, और हां, इसे हेड कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी करवाओ। हमें लीडर्स की जरूरत है, फॉलोअर्स की नहीं। विजय की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सैल्यूट किया, लेकिन इस बार सैल्यूट किसी डर से नहीं बल्कि गर्व से निकला था। आधा घंटा और बीत गया। एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। अदिति ने अपना बयान दर्ज करवा दिया था। अब वक्त था बाहर जाने का। जैसे ही अदिति, एसएसपी राजीव और पुलिस बल के साथ थाने के मुख्य द्वार पर आए, बाहर का नजारा देखकर दंग रह गई। हजारों की भीड़ जमा थी। सराफा बाजार, कपड़ा बाजार और आसपास की गलियों के सारे दुकानदार शटर गिराकर थाने के बाहर जमा हो गए थे। मीडिया की वैन खड़ी थी। कैमरों की फ्लैशलाइट चमक रही थी। डीएम मैडम जिंदाबाद और पुलिस प्रशासन होश में आओ के नारे लग रहे थे। अदिति को देखते ही भीड़ में एक लहर दौड़ गई। वो भी उसी साधारण कुर्ती और जीन्स में थी। बाल थोड़े बिखरे थे, लेकिन उसकी चाल में जो गरिमा थी, उसने सबको शांत कर दिया। भीड़ को चीरते हुए एक आदमी आगे आया। वो रामदीन था। उसके हाथ में वही टूटा हुआ बिस्कुट का जार था जो शायद वो निशानी के तौर पर उठा लाया था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो दौड़कर अदिति के पैरों की तरफ झुका। महारानी देवी हो, तुम तो हमें माफ कर दो बेटिया। ओ मैडम जी, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम हमारे लिए पिट गई और हम बुजदिल खड़े तमाशा देखते रहे। अदिति ने झुककर रामन को उठाया। उसने उसके गंदे हो चुके हाथों को अपने हाथों में लिया। काका, पैर मत छुए। शर्मिंदा मुझे होना चाहिए कि मेरे जिले में एक बुजुर्ग को अपनी मेहनत की कमाई बचाने के लिए पुलिस से डरना पड़ता है। आज जो हुआ वो आपके लिए नहीं, मेरे जमीर के लिए जरूरी था। रामदीन रो रहा था। आज तक सबने लूटा ही था। पहली बार कोई बचाने आया। मीडिया वाले माइक लेकर कूद पड़े। मैडम, क्या यह सच है कि आपको लॉकअप में बंद किया गया? मैडम, क्या पुलिस पर राजनीतिक दबाव था? मैडम, आपके गाल पर चोट कैसे लगी? अदिति ने हाथ उठाया और सबको शांत होने का इशारा किया। एक माइक थामकर उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज बिना लाउडस्पीकर के भी कड़क थी। आज जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये एक चेतावनी भी है। प्रशासन का काम सेवा है, शासन नहीं। इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बात सिर्फ एक इंस्पेक्टर की नहीं है। अदिति ने भीड़ की तरफ देखा। आप सब से भी मेरी शिकायत है। जब रामदीन काका को मारा जा रहा था, तब आप सब चुप क्यों थे? आप वीडियो बना रहे थे, तमाशा देख रहे थे। अगर उस वक्त 100 लोग मिलकर विरोध करते तो भूपेंद्र की हिम्मत नहीं होती। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वर्दी में नहीं, भीड़ में होती है। अगली बार अगर कोई गलत करे तो वीडियो मत बनाइएगा।
एक साथ खड़े हो जाइएगा। वादा करते हो? भीड़ ने एक सुर में चिल्लाकर कहा, मैडम। और हां, अदिति ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, मेरा फोन टूट गया है, तो अगर किसी को अर्जेंट अर्जी देनी हो तो कल ऑफिस आ जाना, व्हाट्सएप मत करना। भीड़ हंस पड़ी। माहौल का तनाव थोड़ा कम हुआ। अदिति ने एक आखिरी बार रामदीन के कंधे पर हाथ रखा और अपनी सरकारी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी का सायरन बजा और काफिला निकल गया। बाजार में लोग तालियां बजा रहे थे। रामदीन ने अपनी दुकान का शटर उठाया। आज उसका नुकसान हुआ था, लेकिन उसे जो न्याय मिला था उसकी कीमत करोड़ों में थी। उस दिन शहर ने जाना कि असली ताकत लाठी में नहीं, रीढ़ की हड्डी में होती है। और जब एक आम नागरिक, भले ही वो सादे भेष में डीएम हो, अपनी आत्मसम्मान के लिए खड़ा होता है तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें बस यही सीख मिलती है कि कुर्सी और पावर का नशा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब सच्चाई और कानून अपना डंडा उठाता है तो बड़े बड़े अहंकार टूटकर बिखर जाते हैं। असली ताकत दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि सही के साथ खड़े होने में है। अगर आपको डीएम अदिति वर्मा का ये निडर अंदाज और ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। ऐसी ही और रोमांचक और इंस्पिरेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।